हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। सरकार द्वारा 4 जनवरी से 10वीं 12वीं की क्लास, कोचिंग, हॉस्टल खोलने के निर्णय से शिक्षण संस्थानों को मिलेगी राहत। इसके 15 दिन बाद नीचे के वर्ग संचालन हेतु होगी समीक्षा, सरकार ने लिया निर्णय। करोड़ों रुपए के लूटकांड के 9वें दिन भी पुलिस को सामान बरामदगी में सफलता नहीं, 9 गिरफ्तारी के बाद भी हाथ खाली। और हर घर नल जल योजना की समीक्षा करने पहुंचे विभागीय मंत्री, शेष योजनाओं को 15 जनवरी तक पूरा करने का दिया निर्देश। लेकिन जो योजना कागज पर ही दौड़ रहा, जमीन पर नहीं, हालत खराब, उसकी समीक्षा कौन करेगा? आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। 22 मार्च 2020 से कोरोना के कारण बंद शिक्षण संस्थान के अधिकतर जो स्कूल कॉलेज हैं वे खुल जाएंगे। जी हाँ, इस संदर्भ में बिहार सरकार ने सरकारी स्कूल जो 10वीं और 12वीं की है उसे खोलने का आदेश दिया, हॉस्टल भी खोलने का आदेश दिया, साथ साथ कोचिंग भी संचालन का आदेश दिया है। हालांकि एक दिन पहले शिक्षा मंत्री ने कहा था कि अभी प्राइवेट स्कूल नहीं खोले जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में कोरोना की मार के कारण दोबारा तिबारा लहर आई है, ऐसे में समीक्षा होगी। 4 जनवरी से ये स्कूल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है बिहार सरकार ने। 15 दिन बाद समीक्षा होगी कि प्राथमिक विद्यालय जो नीचे के विद्यालय हैं वे खोले जाए या नहीं। सरकारी स्कूल पर यह आदेश है, लेकिन इस वर्ग में आने वाले निजी स्कूल भी खुलेंगे। कोचिंग की तक जहां तक बात है तो प्राइवेट जो कोचिंग इत्यादि हैं वे भी खुलेंगे। कोरोना गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा जाएगा। सरकारी स्कूल में जब ये स्कूल खुलेंगे तो बच्चों को मास्क भी मुफ्त दिया जाना। बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि 4 जनवरी से जो बड़े क्लास के स्कूल है, कॉलेज हैं, चाहे 10वीं 12वीं और कॉलेज, शिक्षण संस्थान में हॉस्टल और कोचिंग ये खोला जाएगा। शिक्षा मंत्री के बयान के बाद पब्लिक स्कूल एसोसिएशन की डिमांड की शिक्षण संस्थान खोले जाएं नकारने के एक दिन के बाद ही मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इससे स्कूल संचालकों, शिक्षण संस्थाओं को राहत मिलेगी। 22 मार्च से कोरोना काल के कारण सभी शिक्षण संस्थान बंद है, ऐसे में दोहरी मार। हालांकि स्कूल खोलने का फैसला तो लिया गया, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करना होगा शिक्षकों को भी और छात्र छात्राओं को भी। इसके 15 दिन बाद समीक्षा की जाएगी, जो नीचे के वर्ग हैं उसका संचालन हो या ना हो।
मालूम रहे कि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि अभी कोरोना का कहर है, बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। दिल्ली में कोरोना की तीसरी चौथी लहर के बाद वहां शिक्षण संस्थान बंद करना पड़ा है और बिहार में भी स्थिति खराब होने की स्थिति में थी, लेकिन समय रहते इसे सुधारा गया और कोरोना का प्रकरण नहीं बढ़ने दिया गया। इस संदर्भ में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई शुक्रवार को और उसमें 4 जनवरी की यह तिथि तय की गई। सरकारी स्कूल में के आदेश में कहा गया है कि जो बच्चे आएंगे उन्हें मास्क भी मुफ्त में दिया जाएगा। अब इस आदेश के तहत जो निजी विद्यालय है इस संवर्ग के वे भी खुलेंगे, कोचिंग संस्थान हॉस्टल भी खुलेंगे और ऐसे में जिंदगी की गाड़ी के साथ साथ शिक्षा की गाड़ी भी पटरी पर आएगी। कोरोना काल में 22 मार्च से ही जिस दिन जनता कर्फ्यू लगा था उसके बाद से बंद संस्थानें लगातार कराह रही है। छात्र छात्राओं की पढ़ाई और शिक्षण व्यवस्था चौपट, लेकिन कोरोना काल है, यह जिंदगी बचानी पहले जरूरी है, शिक्षा की गाड़ी पटरी पर लानी भी है और उसी दिशा में यह निर्णय। करोड़ों रुपए के सोना, हीरा और नकदी लूट कांड में पुलिस के हाथ 9वें दिन भी कुछ नहीं लगा है। हाँ, 9 गिरफ्तारी हुई है, जो 8 गिरफ्तारी है और 1 ने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन इन लूटे गए सामानों में से कोई भी सामान की बरामदगी नहीं हुई है। अब पुलिस जो पुराने थाना प्रभारी है उनको लगा रही है कि किसी तरह सामान की बरामदगी हो। हालांकि हर दिन जो पुलिस की ओर से आश्वासन आता है कि सामान की बरामदगी हो जाएगी। 9 दिसंबर को बड़ा बाजार में इस दृश्य ने, इस घटना ने पुलिस को शर्मसार कर दिया है और 9वें दिन बाद भी पुलिस के हाथ 9 गिरफ्तारी है। सामान बरामदगी के नाम पर कुछ भी नहीं, लगातार हाथ पैर मार रही है पुलिस। कई थाना प्रभारियों को लगाया है, लेकिन सामान बरामदगी में पुलिस के हाथ कोई भी सफलता नहीं। एसएसपी बाबूराम के नेतृत्व में 1 दर्जन थाना प्रभारी भी लगातार दिन रात छापेमारी कर रहे हैं। एसटीएफ की टीम, सीआईडी की टीम भी काम कर रही है, लेकिन कैमरे में कैद इन 6 अपराधियों को पकड़ने में अब तक पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है। हाँ, 9 दिन के बाद तक 9 गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 7 यहां दरभंगा के मदारपुर, मौलागंज, मोगलपुरा के हैं जिन पर साजिश रचने का आरोप है। 8वां हाजीपुर का मनीष है, 9वां हाजीपुर का अमन है। मनीष को मुख्य सरगना मान रही है पुलिस और उसी आधार पर जब उसने वहां के एक मामले में आत्मसमर्पण किया हाजीपुर में, तो उसे रिमांड पर लेकर आई है। लेकिन मनीष सीधे तौर पर कुछ नहीं बता रहा है, अपने आप को निर्दोष बता रहा है। आत्मसमर्पण से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी वीडियो के माध्यम से गुहार लगाया कि मैंने लूट नहीं किया है, मुझे पुलिस फंसा रही है। यहां आने के बाद पुलिस के बयान में उसने ये तो कबूल किया कि दरभंगा वह आया था और सोना लूट की बात उसके साथी बता रहे थे, लेकिन उसने कहा कि यह बच्चों का काम नहीं है। किस गिरोह ने किया, इस पर वो अटपटा सा जवाब दे रहा है। बहरहाल अब अमन, मनीष और उसके रिश्तेदार जिसको साजिश करता मान रही है पुलिस, उसे आमने सामने रखकर पूछ रही है। लेकिन 9वें दिन भी 9 गिरफ्तारी के बाद पुलिस के हाथ सामान की बरामदगी के मामले में कुछ भी नहीं। अब पुराने थाना प्रभारियों को लगाया गया है। सूत्र की माने तो इस संदर्भ में जो पुराने थाना प्रभारी है, वर्तमान में विश्वविद्यालय थाना प्रभारी सत्य प्रकाश झा, उन्हें भी विशेष रूप से जिम्मेवारी दी गई है। पुराने थाना प्रभारी जो अभी रोसड़ा के थाना प्रभारी है, इंस्पेक्टर सीताराम प्रसाद, वे भी दरभंगा में देखे गए और इस संदर्भ में कार्रवाई करते देखे गए। हालांकि सभी बात गोपनीय रखी जा रही है, लेकिन सरकार ने इसे एक चैलेंज के रूप में लिया है और अपराधियों ने चैलेंज दिया भी है। लेकिन 9 दिन की बात करें तो अभी अपराधियों का ग्राफ ऊपर है और पुलिस
लगातार हाथ पैर मार रही है और हाथ में 9 गिरफ्तारी ही आई है और सामान कुछ भी नहीं। इस परिस्थिति में अब देखना है आईजी अजिताभ कुमार जो स्वयं घटना स्थल पर पहुंचकर घंटों रहे, एसएसपी बाबूराम जो लगातार सक्रिय हैं और उसके बाद भी सामान की बरामदगी नहीं हुई। अब इस घटना के बाद छोटे मोटे घटना तो लगातार हो रहे हैं जिस पर लोगों का ध्यान ही नहीं हो रहा है, लेकिन छिटपुट घटनाएं लगातार हो रही है। एक दिन पहले दरभंगा स्टेशन पर एक अधिवक्ता के घर दिन दहाड़े 2 लोग घर में घुसे, पूछा वकील साहब कहाँ हैं, उसने कहा उनकी पत्नी ने जवाब दिया कोर्ट गए हैं। दोनों अनजान युवक समझ गया कि घर में वकील साहब नहीं है और सोने की चैन और अंगूठी झटपट छीन लिया और चलते बने। ये दुस्साहस दरभंगा स्टेशन के पास घटी है जिसकी प्राथमिकी दर्ज की गई है। समझा जाता है कि इस तरह की घटना लगातार हो रही है। मीडिया में प्रमुखता बड़ा बाजार में ये करोड़ों के सोना हीरा और नकदी लूट की है, छिटपुट घटना तो हो ही रही है। 3 दिन पहले इसी तरह हसनचक के पास एक घटना जो लूट की है, उसी तरह बेनीपुर में घटना घटी और लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। लेकिन इस घटना के सामने सभी घटना बौने साबित हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखें तो अपराध का ग्राफ बढ़ा है और ऐसे में आम लोग परेशान हैं, चिंतित हैं। राजनीतिक पार्टियों ने 3 दिन तक अल्टीमेटम दिया, लेकिन पुलिस ने 72 घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों जो राजनीतिक पार्टी हैं उन्हें आश्वासन दिया कि सब कुछ मिल जाएगा। तत्काल 7 गिरफ्तारी है। 7 गिरफ्तारी के बाद जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी मौन हुई। 6ठे दिन जाप के प्रमुख पप्पू यादव आए, खूब बरसे, खूब गरजे, सरकार को भी कोसा, कहा सामान बरामदगी नहीं होगी तो वे आंदोलन करेंगे। लेकिन बहरहाल व्यापारियों को उम्मीद कि पुलिस चलिए काम कर रही है, सफलता की उम्मीद है। अब देखना है कि सफलता सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित रह जाती है या झोले में भरकर ले जाया गया या लूटा सोना हीरा और नकदी में कुछ भी बरामद होता है या नहीं। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री पहुंचे दरभंगा, नल जल योजना की समीक्षा की और उन्हें जो रिपोर्ट दी गई कि हर जगह काम चल रहा है, कुछ जगहों पर काम प्रगति में है। समीक्षा में उन्होंने 15 जनवरी तक सभी जगहों पर काम पूरा होने के लिए निर्देश दिया अधिकारियों को और कहा कि मेरा लक्ष्य है कि हर घर तक नल का जल पहुंचे। लेकिन हकीकत यह है कि नल का जल घर तक नहीं, कहीं सड़क के किनारे पहुंच रहा है, कहीं नाले में पहुंच रहा है, कहीं नाले का पानी साथ लेकर पहुंच रहा है, कहीं मोटर नहीं चल रहा है, कहीं लीकेज है, कहीं गंदा पानी है। ये है स्थिति नल जल योजना की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना के तहत एक योजना है हर घर नल जल योजना। इसकी समीक्षा करने पहुंचे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री रामप्रीत पासवान। 2019 में लगातार जब चापाकल सूखने लगा, धरती के नीचे जल खिसकने लगा, तो सरकार ने जल जीवन हरियाली शुरू की। पानी की कीमत लोगों को समझ में आई। मुख्य सचिव तक दरभंगा पहुंचे, शहर का दौरा किया और जमीन के नीचे पानी क्यों खिसक रहा है, पानी की बर्बादी रोकने के तहत कार्रवाई हुई। जल जीवन हरियाली पर जोर दिया गया। हर घर नल जल योजना गांव में लगातार इस पर काम हो रहा है। घोटाले का भी आरोप लग रहा है। शहर में जो स्थिति है वो लगातार प्रगति पर है। कागज पर तो यह बात सही है, लेकिन जमीन पर देखिए तो कहीं लीकेज हो रहा है, कहीं नाले में पानी गिर रहा है, कहीं पाइप सप्लाई नाले का पानी साथ लेकर कर रहा है। हर लोगों की शिकायत, वार्ड पार्षद की शिकायत, पीएचईडी से शिकायत, नगर निगम से शिकायत, लेकिन किससे करे फरियाद। मंत्री जी पहुंचे थे शुक्रवार को दरभंगा, प्रमंडल की समीक्षा कर रहे थे। कहा जो काम बचा है वे 15 जनवरी तक पूरा कर दीजिए। बचा काम तो पूरा हो जाएगा, लेकिन जो काम कागज पर पूरा हो गया है और उसमें जो लीकेज है वह लीकेज कौन बंद करेगा, इस पर शायद कोई जवाब नहीं। स्थिति खराब है।
ऑपरेटर का पैसा नहीं दिया गया, उसने पानी बंद कर दिया, तो आनन फानन में नगर आयुक्त और महापौर ने आश्वासन दिया, तब जाकर 8 दिन के बाद पानी सप्लाई हुआ। ऐसी परिस्थिति में जब 2019 में धरती से पानी कम होने लगा तो बुडको को जो काम करना था, दबाव पर पीएचईडी से काम करवा लिया गया। रोड के उस पार प्लास्टिक का पाइप दे दिया गया जो गाड़ी चलने के बाद फूट गया। अब सड़क भी खराब, पाइप भी खराब, और पानी जो जा रहा है वो गंदा साथ लेकर जा रहा है, लेकिन किससे करे फरियाद। ऐसी परिस्थिति में पीएचडी अपना रोना रो रहा है कि उसे जबरदस्ती काम करवा लिया गया। जब सूखा था तो आपात स्थिति में काम किया, काम मेरा नहीं है। बुडको काम कर रहा है एक ओर, पीएचडी ने किया एक ओर, बीच में जो पानी है उसे कौन ठीक करेगा। पीएचडी और पानी के चक्कर में कई सड़कें बर्बाद हो गई, टूट गई। नई सड़कें जो ढलाई की गई थी उसे भी पीएचडी ने और बुडको ने तोड़ दिया। ऐसी परिस्थिति में ये तालमेल कहां है, इसका जवाब भी शायद किसी के पास नहीं। मंत्री जी आए, समीक्षा की, जिलाधिकारी ने ब्यौरा दिया, कागज पर हिसाब दिया। मंत्री जी ने कहा चलो 90% काम हो गया, 10% पूरा कर दो। लेकिन जो 90% काम हुआ है उसमें कितनी कमियां हैं, खामियां हैं, इसका जवाब कौन देगा? शायद इसका जवाब भी किसी के पास नहीं। हालांकि कई शिकायत मिलने के बाद मंत्री जी ने कहा कि यह सत्य है कि इस योजना में बहुत काम हो रहा है और अच्छा काम हो रहा है, तो कहीं कुछ त्रुटियां भी पाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि गांव के लोगों को शुद्ध पानी मिले, लेकिन उन्हें कौन समझाएगा कि शहर में भी अगर पीएचडी के भरोसे, बुडको के भरोसे लोग रहे तो प्यासे मर जाएंगे या बीमार पड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी योजना में कुछ कमी है, परेशानी है तो उससे विभाग को अवगत कराएं, गलत डाटा पेश न करें, इससे सरकार की बदनामी होती है। लेकिन मंत्री जी किसी इलाके में नहीं गए जहां पानी की क्या स्थिति है, आम जनता से नहीं पूछा, अधिकारियों के साथ मीटिंग कर सीधे पटना रवाना हो गए। ऐसे में फीडबैक क्या है यह सरकार को कौन देगा? मीडिया ही एक माध्यम है जहां तक बात पहुंचाने की कोशिश होती है। मंत्री जी ने कहा कि ऐसा देखा जा रहा है कि जल मीनार बन गया है लेकिन पाइप नहीं बिछा है, ये कहीं कहीं है, पानी नहीं चल रहा है, नल नहीं लगा है। इस योजना में संवेदक को 5 साल तक अपनी योजनाओं का मेंटेनेंस करना है। आप उनसे काम कराएं, आप ऐसा काम करें कि आपको सम्मानित किया जाए। लेकिन मंत्री जी किसी वार्ड में, टोले में जाते और देखते कि जल मीनार है, पाइप भी लगा हुआ है, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। कहीं कहीं तो पानी आया ही नहीं, कहीं 1 दिन के लिए आया, कहीं रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। इसका फीडबैक कौन लेगा? शायद मंत्री जी अगले दौरे में आएंगे तो जाकर जनता से मिलेंगे। अभी वर्तमान में अधिकारियों से मिलकर डाटा फीडबैक ले गए हैं, जनता से मिलने का टाइम बाद में मुकर्रर होगा। विभाग है पीएचडी, किसका मोबाइल है? और विभाग के द्वारा जो भी नल जल योजना चल रहा है, उस नल जल योजना का हमने पूरे कमिश्नरी का समीक्षा किया है। समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी जितना वार्ड को ड्रॉप किया है, कितने वार्डों में काम किया, वहाँ पानी मिल रहा है कि नहीं, और कितने में बाकी है, और अभी तक वो कुछ ऐसे वार्ड हैं जो नहीं चालू। ये 3 स्तर पर हमने समीक्षा किया और समीक्षा करके उन लोगों को एक डेडलाइन दिया है जो आप 15 जनवरी तक उसको पूरा करें, एक एक घर को पानी जाए। इस तरह से हम लोगों ने समीक्षा किया है और जो पदाधिकारी अच्छे काम करेंगे उनको हम प्रोत्साहित करेंगे, जो काम नहीं करेंगे उनको पनिशमेंट करेंगे। हमने स्पष्ट आदेश दिया। आपको जानकारी मिली है आपके शहरी क्षेत्र का, जो मेरा डिपार्टमेंट कर रहा है जी। और उसको अभी हम डीएम साहब से बात किए हैं, उन्होंने कहा है जो हम 1 महीना का समय लेंगे और कहीं कहीं जो समस्या है उसको निराकरण करके उससे हम चाहते हैं मेरा मिथिला का विकास हो, और जो विभाग हमको मिला हुआ है निश्चित रूप से उसमें एक एक घर को हम पानी पहुँचाएंगे। गुप्त सूचना के आधार पर बहादुरपुर थाना और उत्पाद विभाग के संयुक्त ऑपरेशन में छापेमारी कर 3 अवैध भट्ठियों को ध्वस्त किया गया और करीब 650 लीटर गुड़ को विनिष्ट किया गया, जिससे 44 लीटर तैयार किया गया देसी शराब भी जिसमें शामिल है। 1 ड्रम जो उसका केमिकल है उसे भी पकड़ा गया। 3 चूल्हा एवं 2 बड़ा सिलेंडर भी बरामद किया गया। बहादुरपुर थाना एवं उत्पाद विभाग के संयुक्त छापेमारी में अम्माडी में
3 अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया गया और करीब 650 लीटर गुड़ भी विनष्ट किया गया एवं 44 लीटर तैयार की गई शराब और 1 ड्रम, 3 शराब चलाने के संयंत्र, 3 तसला, 3 चूल्हा के साथ ही 1 शराब माफिया बैजू सहनी को भी गिरफ्तार किया गया, जिसे उत्पाद अधीक्षक ने अग्रिम कार्रवाई हेतु अपने संरक्षण में ले लिया। वहीं दूसरी ओर बिशनपुर थाना के सहयोग से डिलाही में छापेमारी की गई, जहां 8 लीटर देसी शराब प्लास्टिक के बाउच में पैक किया हुआ, नौसाद का 21 पैकेट एवं इंगल का 14 पैकेट बरामद किया गया और 1 शराब माफिया को भी गिरफ्तार किया गया। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। सरकार द्वारा 4 जनवरी से 10वीं 12वीं की क्लास, कोचिंग, हॉस्टल खोलने के निर्णय से शिक्षण संस्थानों को मिलेगी राहत। इसके 15 दिन बाद नीचे के वर्ग संचालन हेतु होगी समीक्षा, सरकार ने लिया निर्णय। करोड़ों रुपए के लूटकांड के 9वें दिन भी पुलिस को सामान बरामदगी में सफलता नहीं, 9 गिरफ्तारी के बाद भी हाथ खाली। और हर घर नल जल योजना की समीक्षा करने पहुंचे विभागीय मंत्री, शेष योजनाओं को 15 जनवरी तक पूरा करने का दिया निर्देश, लेकिन जो योजना कागज पर ही दौड़ रहा, जमीन पर नहीं, हालत खराब, उसकी समीक्षा कौन करेगा? पुलिस महानिरीक्षक अजिताभ कुमार की अध्यक्षता में मिथिला क्षेत्र के सभी एसडीपीओ के साथ समीक्षात्मक बैठक हुई। पुलिसिंग व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने, बढ़ते अपराध को नियंत्रित करने, विधि व्यवस्था बनाए रखने, वारंटियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने सहित विभिन्न अहम बिंदुओं पर पुलिस महानिरीक्षक अजिताभ कुमार ने सभी एसडीपीओ के साथ बैठक की। समीक्षा बैठक मैंने निर्धारित की थी, काफी पहले से प्लान करा रहा था। इसमें 2 भाग थे मेरे। सभी एसडीपीओ की समीक्षा करनी थी और एसडीपीओ की कई महत्वपूर्ण कांड के लिए जिनको देखते हैं पुलिस विभाग में, तो एसडीपीओ की समीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो पहला 2 भाग में किया मैंने। पहले एसडीपीओ के काम की समीक्षा की, उसमें जो पेंडिंग केसेस हैं उनके अनुमंडल में, उनके निष्पादन के लिए लगातार समीक्षा हो रही है कि नहीं, निष्पादन के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है, किन किन थानों में ज़्यादा मामले पेंडिंग है, उन थानों की ज़्यादा समीक्षा हो रही है ना, ये देखा मैंने। इसी तरह एसडीपीओ के पास सुपरविजन के लिए कितने केसेस पेंडिंग है वो मैंने देखा। जिनके यहाँ ज़्यादा केसेस थोड़े हैं उनकी वो सुपरविजन के लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोग उसके लिए क्या कार्रवाई कर सकते हैं, ये था। फिर जो मुख्य अपराध हुए हैं उनमें अनुसंधान की गुणवत्ता कैसी है, उनमें क्या क्या और कार्रवाई की जानी चाहिए थी, ये हमने बात किया एसडीपीओ से। इसके अलावा उसके बाद सेकंड पार्ट में एक ट्रेनिंग वर्कशॉप किया हम लोगों ने, मैंने, और जिसमें मुख्य 3 सब्जेक्ट थे। एक तो बेल कैंसिलेशन था, जमानत रद्दीकरण। ऐसे जो कुख्यात अपराधी हैं जो जमानत लेकर फिर बाहर आके फिर अपराध करते हैं, उनका जमानत रद्दीकरण कराया जाए। और उसके लिए मैंने पूरा उन्हें तरीका बताया, क्या क्या कानूनी प्रावधान है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट है, क्या क्या सावधानियां हैं, क्या क्या स्टेप्स उसमें लिए जाने हैं। और मैंने निर्देश दिया कि इतनी जानकारी होने के बाद आप अपने यहाँ से आप ये स्टार्ट कीजिए बेल कैंसिलेशन का प्रस्ताव समर्पित करना। धान अधिग्रहण को लेकर जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। धान अधिग्रहण को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचला अधिकारी बैठक से ऑनलाइन जुड़े थे। जिलाधिकारी ने अब तक केवल 1000 मीट्रिक टन धान के अधिप्राप्ति होने को लेकर सहकारिता पदाधिकारी के प्रति नाराजगी जाहिर की।
नगर आयुक्त घनश्याम मीना ने खादपीट का जायजा लिया। नगर निगम भवन के पीछे और राजेंद्र भवन के पीछे चल रहे खादपीट की समीक्षा उन्होंने की। उनके साथ नगर अभियंता, सिटी मैनेजर इत्यादि भी थे। उन्होंने इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया। नगर आयुक्त घनश्याम मीना ने नगर अभियंता एवं सिटी मैनेजर के साथ खादपीट का निरीक्षण किया, जो कि राजेंद्र भवन के पीछे इसका निर्माण किया जा रहा है। वहां का निरीक्षण किया और उसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। समायोजन की मांग को लेकर दैनिक भोगी कर्मचारी महासंघ गोपगुट का धरना डीएमसीएच के प्राचार्य कार्यालय में 5वें दिन भी जारी रहा। समायोजन की मांग लेकर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी महासंघ गोपगुट का धरना डीएमसीएच के प्राचार्य कार्यालय के प्रांगण में 5वें दिन भी जारी रहा। धरनार्थियों का कहना है कि अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन जारी रहेगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, वोट करे पुकार, लाल झंडा करे पुकार, मांग देनी होगी, आज मांगी देनी होगी। इनको सरकारी सेवा में समायोजन किया जाए और जब तक प्रक्रिया में विलम्ब है तो श्रम विभाग से जो कुशल से अकुशल और कुशल से अर्धकुशल, यही हमारा मांग है। और तीसरा मांग है जो छात्रावास मेंटेनेंस फंड से जो हम लोग को पेमेंट होता है, वो हम प्राचार्य महोदय के बार बार कहते हैं कि बिहार राज्य सरकार के खजाना से छात्रावास कर्मचारी को भुगतान किया जाए और इन लोगों को जो फीस है वो माफ़ किया जाए। यही 3 गो मेरा मुख्य मांग है। और आज 5वां दिन हम हड़ताल पर बैठे हुए हैं। प्राचार्य महोदय अभी तक जो है हम लोग को कम से कम ये भी नहीं कहने आए हैं कि आप आइए चैम्बर में बातचीत करें, जो कि बातचीत करने के बाद, वार्ता होने के बाद समस्या को समाधान करेंगे और प्राचार्य कहेंगे। और प्राचार्य भाग रहे हैं बातचीत करने से, ये फेंक रहे हैं सुपरिटेंडेंट पर। और सुपरिटेंडेंट भी बोलते हैं जो हम क्या करेंगे, सर्वोपरि प्राचार्य महोदय है। तो आज 5वां दिन है और हमारा उप कर्मचारी के आक्रोश दिन पर दिन जो है बढ़ते जा रहा है और कर्मचारी उग्र जो है हड़ताल को लेने जा रहा है। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। सरकार द्वारा 4 जनवरी से 10वीं 12वीं की क्लास, कोचिंग, हॉस्टल खोलने के निर्णय से शिक्षण संस्थानों को मिलेगी राहत। इसके 15 दिन बाद नीचे के वर्ग संचालन हेतु होगी समीक्षा, सरकार ने लिया निर्णय। करोड़ों रुपए के लूटकांड के 9वें दिन भी पुलिस को सामान बरामदगी में सफलता नहीं, 9 गिरफ्तारी के बाद भी हाथ खाली। और हर घर नल जल योजना की समीक्षा करने पहुंचे विभागीय मंत्री, शेष योजनाओं को 15 जनवरी तक पूरा करने का दिया निर्देश। लेकिन जो योजना कागज पर ही दौड़ रहा, जमीन पर नहीं, हालत खराब, उसकी समीक्षा कौन करेगा। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों के साथ होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।